बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बात की थी। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के गुण और किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल। बच्चों आज की कक्षा में हम लोग इसके आगे का भाग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है अपना, किसी पदार्थ का परावैद्युतांक कैसे ज्ञात किया जाता है और पदार्थ के परावैद्युतांक का क्या है। बच्चों पदार्थ का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस बच्चों सभी पदार्थों में एक वैद्युत गुण विद्युतशीलता पाई जाती है, जिसे हम लोग अपसाइलेंस से प्रदर्शित करते हैं। तो पदार्थ की विद्युतशीलता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? अपसाइलेंस से। पदार्थ की विद्युतशीलता अपसाइलेंस। और बच्चों जो वायु अथवा निर्वात माध्यम है, मतलब जहां इस त्रिमीय आकाश में जहां कोई पदार्थ भी नहीं है, उस स्थान में भी विद्युतशीलता का गुण पाया जाता है, जिसे हम लोग वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम, और बच्चों इसका मान है अपसाइलेंट नॉट। अब बच्चों सबसे कम विद्युतशीलता जिस पदार्थ की होती है वो वायु अथवा जहां फ्री स्पेस है, जहां खाली स्थान है, जहां कुछ भी नहीं, उस स्थान की पाई जाती है अपसाइलेंट। तो बच्चों पदार्थ का परावैद्युतांक ये एक तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी है, जो कि वायु अथवा निर्वात से तुलना करके ज्ञात की जाती है। मतलब वायु अथवा निर्वात के तुलना में किसी पदार्थ की विद्युतशीलता जितने गुना अधिक होती है, उसे ही हम उस पदार्थ का परावैद्युतांक के कहते हैं। अब बच्चों किन्हीं दो के बीच में तुलनात्मक रिजल्ट अगर हमें प्राप्त करना है, मतलब अपसाइलेंट नॉट की तुलना में अपसाइलेंट कितना अधिक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपसाइलेंट नॉट से भाग देना होगा। तो उस पदार्थ का परावैद्युतांक प्राप्त हो जाएगा, पदार्थ का परावैद्युतांक। तो बच्चों किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है? कैपिटल के उस पदार्थ की विद्युतशीलता में वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता से भाग देने पर उस पदार्थ का परावैद्युतांक प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज देखें कि जो वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है साइलेंट नॉट, उसका भी मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और जो अपसाइलेंट है उसका भी मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मतलब पदार्थ की विद्युतशीलता और वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता के बीच अनुपात से पदार्थ के परावैद्युतांक में बच्चों जो मात्रक होगा पदार्थ के परावैद्युतांक का, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समान प्रकार की भौतिक राशियों के बीच अनुपात से पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। तो पदार्थ का परावैद्युतांक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि। क्लियर बच्चों? और एक बात विशेष ध्यान देना बच्चों कि जो पदार्थ का परावैद्युतांक होता है वो सदैव धनात्मक होता है, और उसका मान एक से या एक से अधिक या एक के बराबर होता है। तो किसी पदार्थ का परावैद्युतांक के एक से अधिक होगा या एक के बराबर होगा। अब बच्चों कुछ माध्यमों की बात कर लेते हैं, जैसे वायु अथवा निर्वात माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? वायु अथवा निर्वात माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? माध्यम का परावैद्युतांक। तो बच्चों परावैद्युतांक, तो बच्चों यहां पर हमें वायु अथवा निर्वात माध्यम का परावैद्युतांक देखना है। तो हम क्या करेंगे भाई, पदार्थ जो हमारा है यहाँ पर, जिस पदार्थ की विद्युतशीलता हमें रखनी है वो वायु ही है, और वायु में वायु की विद्युतशीलता से जब हम भाग देंगे तो बच्चों वायु अथवा निर्वात का परावैद्युतांक के आने वाला है। क्लियर?
अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक इसमें देख लेते हैं, जैसे जल का परावर्तन क्या होगा। तो जल का परावर्तन बच्चों होता है K बराबर 81। अगर इस कथन का तो अर्थ चाहते हो कि जल का परावर्तन K बराबर 81 है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि वायु अथवा निर्वात की तुलना में जल की विद्युतशीलता 81 गुना अधिक है। और अगर धातुओं का परावर्तन देखा जाए बच्चों, धातुओं का परावर्तन, तो धातुओं का परावर्तन के बराबर अनंत होता है। तो इस प्रकार बच्चों ध्यान देने वाली बात ये होगी कि किसी पदार्थ की विद्युतशीलता में वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता से भाग देने पर उस पदार्थ का परावर्तन प्राप्त होता है, और पदार्थ के परावर्तन का मात्रक नहीं होगा, अर्थात ये विमाहीन मात्रकहीन राशि है, और पदार्थ का परावर्तन सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होगा। वायु अथवा निर्वात परावर्तन के बराबर 1, जल का परावर्तन के बराबर 81 और धातु के परावर्तन के बराबर अनंत होता है। अब जो कूलाम के नियम में हम लोगों ने देखा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली और अच्छी बात होगी कि किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच भरे माध्यम पर भी निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो उन दोनों आवेशों के बीच क्या भरा है, मतलब Q1 Q2 के बीच जल भरा है, वायु भरी, कांच भरा है, कोयला भरा है, लकड़ी भरी, बालू भरी, मिट्टी भरी, उन दोनों आवेशों के बीच में कौन सा पदार्थ भरा है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये बिंदु A पर Q1 आवेश रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश Q2 रखा है, तो बच्चों इन दोनों आवेशों के बीच जब वायु अथवा निर्वात होगी तो लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? वायु अथवा निर्वात होगी तो लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? जब इन दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात माध्यम होगा तो इनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होगा। लेकिन यही बच्चों जब किसी परावैद्युत माध्यम को भर दिया जाता है तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है वो बदल जाता है और परिवर्तित होकर कितना हो जाएगा, इस चीज को हमें सीखना है। तो जब हमने इन दोनों आवेशों के बीच Q1 Q2 के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया है, यह हमने कोई इनके बीच में परावैद्युत माध्यम रख दिया है, तो इनके बीच बच्चों जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो बदल जाएगा। अब मान लीजिए परावैद्युत माध्यम का परावर्तन K है, तो बच्चों इस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी? K का अर्थ होता है कि वायु अथवा निर्वात की जो विद्युतशीलता है उससे K गुना अधिक परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता होगी। तो बच्चों इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला अब जो वैद्युत बल है वो परिवर्तित होकर जहां वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता लिखते थे वायु माध्यम में, वहां हम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर लिखने वाले हैं। अब बच्चों ये F' हमारा बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ एप्सिलॉन होगा, तो अब अगर हम एप्सिलॉन का मान रखते हैं यहाँ से तो ये बनेगा हमारा क्या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों अगर F' में इससे भाग देते हैं, F' डिवाइड बाय F करते हैं तो F' की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है, और F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये अनुपात हमारा बन गया है F' बाई F इज इक्वल टू 1/K। तो F' की वैल्यू जो निकल कर आई बच्चों, F' की वैल्यू जो निकल कर आई F/K। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 के बीच वायु अथवा निर्वात है तो जो वैद्युत बल है उसका मान अधिक है, लेकिन जब हमने दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर दिया जिसका परावर्तन K है, तो फिर वायु अथवा निर्वात की तुलना में जो बल लग रहा है उस बल का मान K गुना घट जाता है। तो बच्चों आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम को भरने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता जितनी अधिक होगी वह माध्यम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को उतना
कम कर देता है, और जिसकी विद्युतशीलता जितनी कम होगी वो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के मान को उतना कम घटा पाएगा। तो बच्चों ये पदार्थ की विद्युतशीलता और पदार्थ का किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले पारस्परिक विद्युत बल में जो प्रभाव है, इस टॉपिक को हम लोगों ने समझा। हाँ तो बच्चों, वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इस पाठ का जो दूसरा भाग हमारा वैद्युत क्षेत्र, तो उससे संबंधित बातें करेंगे। तो बच्चों देखिए, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जब किसी पदार्थ में हम इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता कर देते हैं तो उस पदार्थ में वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह आवेश किसी दूसरे आवेशित वस्तु में वैद्युत बल को आरोपित करने लगता है। तो यदि हमारे पास कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें क्यों वैद्युत आवेश उत्पन्न हो, यहां पर कोई आवेश ऐसा है जिसमें क्यों वैद्युत आवेश उत्पन्न हो, तो बच्चों इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो इसका प्रभाव क्षेत्र। अब यदि इसके चारों ओर के क्षेत्र में हम किसी दूसरे आवेश को लाकर रखते हैं तो यह वैद्युत आवेश उस वैद्युत आवेश पर वैद्युत बल आरोपित है। अगर हम चाहें तो कूलाम के नियमानुसार इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले इस वैद्युत बल के मान को ज्ञात भी कर सकते हैं। तो बच्चों कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश उसके वैद्युत क्षेत्र का जो बल है उसका अनुभव करता है। बच्चों इसी तरह अगर हम लोग ये देखें कि जैसे मान लीजिए एक आवेश Q1 यहाँ है, एक आवेश Q2 यहाँ है और एक आवेश Q3 यहाँ है, मान लीजिए 3 आवेश। तो इन तीनों आवेशों का मिलाकर बच्चों इसके चारों ओर एक संयुक्त जो क्षेत्र बन रहा है, इसके चारों इन तीनों आवेशों के चारों ओर का जो क्षेत्र है, अगर वहां हम किसी अन्य आवेश को लाकर रखते हैं तो इस आवेश द्वारा उस पर बल लगेगा, इस आवेश द्वारा भी उस पर बल लगेगा, इस आवेश द्वारा भी इस पर बल लगेगा। अर्थात बच्चों यह जो आवेश है ये इन तीनों आवेशों के बलों का अनुभव करेगा। तो ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसके भीतर कोई अन्य वैद्युत आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो बच्चों अगर इस परिभाषा को हम लोग समझें तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, कामा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि जिसके भीतर किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल आरोपित होता है, वैद्युत बल आरोपित होता है, कामा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों ये हम कह सकते हैं किसी भी आवेश के चारों ओर अगर किसी पदार्थ में आवेश आ गया तो उस आवेश के चारों ओर उसका वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। और अगर किसी निकाय में कई वस्तुओं पर अलग अलग वस्तुओं में वैद्युत आवेश है तो उस निकाय के चारों ओर मतलब उन वस्तुओं का जो निकाय है उसके चारों ओर उसका जो है एक प्रभाव क्षेत्र होगा, उसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा जिस पर कोई अन्य आवेश रखने पर उसको वैद्युत बल आरोपित होगा। बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो कोई अगर आवेश किसी स्थान पर रखा है तो उसके चारों ओर उसका एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब अगर हम उस वैद्युत क्षेत्र में किसी बाहरी आवेश को लाकर रखेंगे तो उसमें वैद्युत बल आरोपित होने लगता है। तो बच्चों मान लीजिए सपोज दैट यदि एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर किसी वैद्युत क्षेत्र
किसी बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर एफ। भाई किसी आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र बने हैं, मतलब कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश को रखेंगे तो बल का अनुभव करेगा। तो हमने इस Q नॉट धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है और उस पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर है। तो बच्चों उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है। तो बताओ एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना है? वो वेक्टर एफ अपॉन Q नॉट होगा। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वेक्टर ई कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई कहते हैं। तो बच्चों ये बना हमारा वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन Q नॉट, न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर बच्चों? तो भाई किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कूलम आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर कहेंगे जिस बिंदु पर हमने एक कूलम आवेश को रखा है। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर आरोपित वैद्युत बल कामा वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्लियर बच्चों? तो किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर जो एकांक आवेश पर वैद्युत बल लगेगा उसे हम वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। बच्चों ये जो अगला टॉपिक हमारा किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस टॉपिक से वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप इसको मन लगा के देखिएगा। देखिए जैसे ये एक बिंदु है O और यहां पर एक आवेश रखा है Q। तो बच्चों आवेश का काम होता है आवेश पर बल लगाना। क्लियर? तो इसका मतलब कि इसके चारों ओर अब इसका एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। किसी वस्तु पर आवेश आने का अर्थ है कि उसके चारों ओर उसका एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब इसके चारों ओर इसके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो इसके वैद्युत क्षेत्र पर अगर किसी अन्य आवेश को रखेंगे किसी बिंदु पर तो वो वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो यही पहले कि किसी बिंदु आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। तो बच्चों जैसे ये एक बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक दूसरा आवेश रखेंगे बिंदु T पर, क्योंकि हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कितनी हुई है वो चीज हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो बच्चों Q आवेश के द्वारा स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको एक बाहरी आवेश ले लेते हैं Q नॉट, तो ये धन परीक्षण आवेश है। तो इसके वैद्युत क्षेत्र में इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला वैद्युत बल है वो कितना है? तो बिंदु O पर रखे Q आवेश द्वारा बिंदु P पर रखे Q नॉट आवेश पर आरोपित वैद्युत बल बच्चों कूलाम के नियमानुसार जो ये बल होगा, कूलाम के नियमानुसार ज्ञात करेंगे। नियमानुसार निम्न प्रकार होगा। तो सोचो क्या होगा कूलाम के नियमानुसार ये वैद्युत बल? बच्चों ये जो बल होगा F 1/4πε0 होगा। दोनों आवेशों का गुणनफल लिखने वाले Q × Q नॉट और डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। और यहां बच्चे एक चीज ये याद रखेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच
जो माध्यम है वो हम अभी वायु अथवा निर्वात ले रहे हैं। वायु अथवा निर्वात मतलब जो हमारा आवेश क्यू है उसके चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र में जो माध्यम है वो वायु अथवा निर्वात है। तो हम यहाँ पर वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता ही रखेंगे। तो F इक्वल्स टू 1/4 Q by Q नॉट by R स्क्वायर। अब बच्चों देखो हमें पता है कि Q नॉट आवेश पर जो बल लग रहा है वो कैपिटल F है। तो बोलो बच्चों 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? F अपॉन Q नॉट। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी वेक्टर E इक्वल्स टू वो F अपॉन Q नॉट। अब अगर इसको हम सदिश लेते हैं तो देखिए ये धनावेश है, ये धनावेश है, धन आवेश धनावेश पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा। मतलब F इक्वल्स टू 1/4 Q नॉट बाय R स्क्वायर। जो बल है उसकी दिशा बिंदु O से P की ओर होगी, बिंदु O से P की ओर होगी। या ये भी कह सकते हैं बिंदु O से P को मिलाने वाला जो स्थिति सदिश हमारा वेक्टर R होगा उसकी दिशा के अनुदिश होगी। मतलब वेक्टर R का एकांक सदिश R कैप भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बल आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। अब बच्चों ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल हो गया तो वेक्टर E इक्वल्स टू बना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये वो वैद्युत बल है न्यूटन प्रति कूलम जो बिंदु O से P की ओर आवेश के द्वारा बिंदु P पर रखे 1 कूलम आवेश पर लगाया जाएगा बिंदु O से P की ओर। और इसे ही हम कहेंगे कि आवेश Q द्वारा यह बिंदु इसके चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर बच्चों? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक जो है शॉर्ट ब्रीफ ये है कि किसी भी आवेश के चारों ओर उसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस बिंदु आवेश के चारों ओर भी इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और हमने इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर एक आवेश Q नॉट रख लिया है और उस पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कर लिया। और हमें पता है 1 कूलम आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो Q नॉट आवेश पर बल F 1 कूलम पर Q नॉट होगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर F अपॉन Q नॉट Q नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर Q नॉट से Q नॉट कैंसिल करके इक्वल्स टू 1/4 पास होगा Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम बिंदु O से P। क्लियर बच्चों? कई बिंदु आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा आवेश Q3 है और चौथा आवेश Q4, पांचवा आवेश Q5 डैट डैट डैट। यहाँ पर हमारे पास मान लो बच्चों सपोज दैट Qn आवेश है। तो इन आवेशों का इनके चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। परिणामी जो भी वैद्युत क्षेत्र का बन रहा है वो इनके चारों ओर होगा। तो अब बच्चों अगर हम इनके वैद्युत क्षेत्र इन सभी के वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी बिंदु पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वह इनके सभी के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर हमें Q नॉट आवेश है और ये आवेश क्या करेगा? उस पर एक बल लगाएगा। तो ये इस बिंदु पर Q1 आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी तरीके Q2 आवेश द्वारा बल लगेगा तो ये इस आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी तरह Q3 आवेश द्वारा बिंदु P पर एक बल लगेगा तो ये Q3 आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। Q3 आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी तरह क्या है बच्चों? ये Qn आवेश ही इस पर एक बल लगाएगा क्योंकि आवेश का काम है आवेश पर बल लगाना। वेक्टर E है। तो बच्चों इस तरीके हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर E1, वेक्टर E2 और वेक्टर E3 डॉट 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 वेक्टर En मतलब इस आवेश की यहां पर वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश का यहां पर वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश का यहां पर वैद्युत क्षेत्र और इस आवेश का यहां पर वैद्युत क्षेत्र, ऐसे सभी आवेशों के द्वारा जो है यहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इन सबके वैद्युत क्षेत्र में Q नॉट आवेश पर लगने वाला जो परिणामी वैद्युत बल होगा वो उस बल का अनुभव करेगा और बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इन सभी की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग करेगा। तो बच्चों आपको ध्यान ये देना होगा चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, कैसी राशि बच्चों? सदिश राशि। क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है
इसलिए कई बिंदु आवेशों के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र समस्त आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो बच्चों अगर कई सारे हमारे आवेश हैं और वो सभी आवेश अलग अलग आवेश किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, तो उस बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा अलग अलग विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा। तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर En। और बच्चों इन सदिश योग को ज्ञात करने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के योग का नियम या एक बिंदुगामी बलों के परिणामी को ज्ञात करने के लिए समस्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का पहले x अक्ष की दिशा में घटक, फिर y अक्ष की दिशा में घटक, फिर x और y से हम लोग जो है x को x अक्ष में प्रदर्शित किया, y को y अक्ष में प्रदर्शित किया, फिर उससे समांतर चतुर्भुज का नियम लगाया। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = सिग्मा EX स्क्वायर प्लस सिग्मा EY स्क्वायर। इस तरीके करके हम बच्चों यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रश्नों में इन बलों का सदिश योग कैसे ज्ञात करना है हम आपको अपने रेगुलर क्लासेस में दिखाएंगे। बस बच्चों आपको जुड़े रहना है आयुष वाले फिजिक्स यूट्यूब चैनल से, और रेगुलर रात 9 बजे की कंटिन्यूअस जो क्लासेस हैं उनसे आप जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे, और आशा करेंगे कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में और अपने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव जो भी लोग IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चों कई बिंदु आवेशों के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के कॉन्सेप्ट को देखने के बाद बात कर रहे हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव की। तो पहले दो बिंदु आवेशों के जो निकाय हम लोग समझ लेंगे, तो फिर इन दोनों बिंदु आवेशों के निकाय के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह ज्ञान करेंगे। तो क्लियर बच्चों? तो आओ समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है विद्युत मतलब विद्युत आवेश, द्वि मतलब दो, और द्वि मतलब एक धन ध्रुव का और दूसरा ऋण ध्रुव का। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे एक ये आवेश है Q, क्लियर, और ये दूसरा आवेश है Q, और एक की प्रकृति है ऋणात्मक और दूसरी की प्रकृति है धनात्मक। तो दो समान मात्रा के आवेश लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, तो विद्युत आवेशों के ऐसे निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव, अल्प दूरी पर रखे हैं तो विद्युत आवेशों के ऐसे निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब बच्चों समान मात्रा के दो आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत है, अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं तो विद्युत आवेशों के इसी निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बच्चों देखिए, जैसे किसी चुंबक की अक्ष दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की दिशा है, वैसे ही किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष उसके ऋणावेश से धनावेश को मिलाने वाली रेखा का निर्देश है। तो इसे हम लोग बच्चों कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। तो बच्चों यहां पर डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, समान मात्रा के दो आवेश एवं विपरीत प्रकृति यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं तो विद्युत आवेशों के ऐसे निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर बच्चों? तो इसके लिए अगर आप एक बात सोचना चाहोगे कक्षा 11 में आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो जरा उनको देख लेते हैं हम लोग पहले। कि देखिए जैसे हम लोगों ने बल युग्म बल आघूर्ण की बात की, इसकी बात की थी बल आघूर्ण। तो बच्चों बल आघूर्ण क्या निकला? बल आघूर्ण आया था कक्षा 11 में वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर
मतलब बल और दूरी के बीच एक गुणनफल, बल और बल की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, या घूर्णन बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच जो लंबवत दूरी बन रही है वो हमारा r sin थीटा मिलेगा। तो वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर r का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों हम लोगों ने एक और देखा था रेखीय संवेग का आघूर्ण, रेखीय संवेग का आघूर्ण। तो बच्चों रेखीय संवेग का आघूर्ण जो हम लोगों ने देखा था वो था हमारा वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने रेखीय संवेग वेक्टर p और दूरी वेक्टर r के बीच का गुणनफल देखा था। मतलब जहां भी आघूर्ण शब्द आ रहा है वहां एक भौतिक राशि होने वाली है और एक दूरी होने वाली है, एक दूरी होने वाली है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम लोग ये कहने वाले हैं जिसका आघूर्ण है वो होगा और साथ में दूरी होगी। क्लियर? तो इसी तरह का हम लोग और भी देखना चाहें, जैसे जड़त्व आघूर्ण देखा था हम लोगों ने, तो जड़त्व कहते हैं बच्चों द्रव्यमान को। जड़त्व किसको कहते हैं? द्रव्यमान को। जड़त्वीय द्रव्यमान होता है द्रव्यमान का पूरा नाम, और एक गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है द्रव्यमान का पूरा नाम। तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण के बारे में जो हम लोगों ने समझा था तो वो भी आई बच्चों द्रव्यमान था, एक बार दूरी का गुणा कराया तो द्रव्यमान का आघूर्ण है, और एक बार दूरी का और गुणा कराया तो ये जड़त्व का आघूर्ण है। तो इस तरीके बच्चों हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में बल आघूर्ण, रेखीय संवेग का आघूर्ण मतलब कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण, इन सारी चीजों की चर्चाएं की थी। तो यहाँ पर हम लोगों को आज फिर से चर्चा करनी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसी तरीके का दिमाग लगाए, वैद्युत मतलब विद्युत आवेश, द्विध्रुव मतलब दोनों आवेशों के निकाय वाले में से किसी एक का आवेश, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब हमको एक दूरी भी लेंगे। क्लियर बच्चों? तो इसी तरीके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर जो है तुम्हारा बलागुण सॉरी न्यूटन मीटर, और सॉरी ये तुम्हारा अपना न्यूटन मीटर, और ये तुम्हारा अपना किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, और मीटर और है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स। क्लियर बच्चों? तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बनेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या करना है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को लेना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, इसको वेक्टर p से डिनोट करते हैं, सदिश राशि है। इन दोनों में से किसी एक आवेश को लेना है और इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है वेक्टर 2 है उसका गुणा करा देना है, तो कूलम इंटू मीटर। और बच्चों एक बात समझिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसकी अक्ष के अनुदिश होगी, और ये वेक्टर p सदैव ऋणावेश से, सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर होने वाली है, धनावेश की ओर होने वाली है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश की मात्रा लेनी है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का इसके साथ गुणनफल करा देना है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और जिसका मात्रक कूलम इंटू मीटर है और जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर है। क्लियर बच्चों? तो अब हमें अगले टॉपिक में क्या देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो ये अक्षीय रेखा है इसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। तो बच्चों यहाँ पर एक बिंदु है ए जिस पर हमने आवेश रखा है ऋण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के लिए पहला आवेश, और ये हमारा है बिंदु बी जहां पर हमने वैद्युत द्विध्रुव का दूसरा आवेश धन क्यू रखा है। अब बच्चों देखो वैद्युत द्विध्रुव के ऋणावेश से धनावेश को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। तो ये क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। अब बच्चों देखो ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ये आधी लंबाई है L और शेष ये आधी लंबाई है L। क्लियर बच्चों? तो अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस माला दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमको मान लीजिए इन सभी इन दोनों आवेशों द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक बच्चों आपको शॉर्ट टिप बताते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। क्लियर? तो किसी भी आवेश पर अगर बल लग रहा है तो उसे आप वैद्युत बल वेक्टर F कहते हैं, लेकिन अगर एक कूलम आवेश पर वैद्युत बल लग रहा है तो उसे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E कह सकते हैं। तो ये ऋण आवेश और ये धन आवेश और इन दोनों आवेशों के चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र,
तो अब यहां पर हम बिंदु P पर एक कूलम आवेश रखते हैं। क्लियर बच्चों, बिंदु P पर हमने एक कूलम आवेश रख दिया। अब इस एक कूलम आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को देखें। तो धन आवेश क्या करेगा, बिंदु P पर रखे धन आवेश पर, तो धन धन को प्रतिकर्षित करता है, तो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है इस दिशा में। और जो ऋण आवेश है, धन एक कूलम आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसकी दिशा वेक्टर v2 इसके अनुदिश होगी। क्लियर बच्चों, अब देखिए आवेश से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी बल का मान उतना घटता जाएगा। क्लियर, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो q आवेश है इससे बिंदु P की दूरी कम है, और यहाँ पर जो ऋण q आवेश है इससे बिंदु P की दूरी अधिक। तो भाई देखो ऋण q आवेश से कूलम आवेश को जितने बल से आकर्षित करेगा वो कम होगा क्योंकि दूरी अधिक है, और धन q आवेश बिंदु P पर रखे कूलम आवेश को जितने बल से प्रतिकर्षित करेगा वो अधिक होगा, क्योंकि दूरी का मान कम है तो बल का मान अधिक होगा। अब बच्चों देखिए यहाँ बिंदु P पर हमको एक कूलम आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को ज्ञात करना है, तो वो परिणामी बल हमारा क्या बनेगा, वेक्टर E E1 माइनस E2। बड़े में छोटे को घटा देंगे, विपरीत सच और परिणामी बड़े में छोटे को घटा कर ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों E1 माइनस E2 कर देंगे, और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी वो बिंदु O से P की ओर आएगी। तो बिंदु O से P की, बिंदु O से P की। तो बड़े आसानी से बच्चों आप इसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए तो ये समझ में आया कि धन q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि धन q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनी। तो धन q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनने वाली है बच्चों, ध्यान देखिए। तो देखो इस धन q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम के नियम से निकाल लेंगे। इन दोनों आवेशों का गुणा कर देंगे q गुणे a, और यहां से यहां तक की दूरी जो बच्चों बनने वाली है पूरी दूरी r में से घटा देंगे तो r माइनस l बनेगी, तो r माइनस l का वर्ग। क्लियर बच्चों, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। पुनः इसी तरीके वेक्टर E1 की जो दिशा होगी वो बिंदु O से P की ओर होगी, बिंदु O से P की ओर, क्योंकि धनावेश धन एक कूलम आवेश को कैसे करेगा, बिंदु O से P की ओर, बिंदु O से P की ओर। क्लियर बच्चों, इसी तरह ऋण आवेश बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, तो ऋण q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनने वाली है मेरे बच्चों वो क्या होगी, वेक्टर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों आवेश का गुणनफल q गुणे a। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आवेश के चिन्हों को बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि हम चिन्हों की सहायता से बल की दिशाओं को ज्ञात कर रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into 1 अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस l का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, अब इसकी दिशा क्या होगी, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसकी दिशा तो ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करेगा, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बिंदु P से O की ओर। अब बच्चों जरा देखिए जो आपका वेक्टर E1 है, ये जो आपका वेक्टर E1 है और जो आपका वेक्टर E2 है, दोनों विपरीत दिशा में। क्लियर बच्चों, तो फिर इनके बीच जो परिणामी है वो आप कैसे निकालेंगे, इस बात को देखना है। तो देखो चूंकि बिंदु P पर देखिए यहाँ से बिंदु O से P की ओर, बिंदु P से O की ओर, दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो चूंकि बिंदु P पर वेक्टर E1 व वेक्टर E2 विपरीत दिशा में, वेक्टर E2 विपरीत दिशा में, इसलिए बच्चों बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आने वाली जो है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आने वाली है वो कैपिटल E E1 माइनस E2। ठीक है, अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर तो आइए बच्चों रख देते हैं मान। तो यहाँ पर E1 का मान रखेंगे, क्लियर, E1 का मान रखेंगे तो E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, देखिए ऊपर से E1 का मान r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान r प्लस l होल स्क्वायर रहेगा इसमें। क्लियर बच्चों, अब देखिए यहाँ पर q/4 पाई एप्सिलॉन का मान है, यहाँ पर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, तो यहाँ पर देखिए E q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं।
क्लियर बच्चों, ये हमारा बना 1/r माइनस m होल स्क्वायर और ये बना 1/r प्लस m होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आप देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ये कुछ q/4πε0, जरा फास्ट करें थोड़ा सा इसको। तो देखिए बच्चों r माइनस l होल स्क्वायर r प्लस l होल स्क्वायर, ये हमारा चला जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl और ये हमारा चला जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा r स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर कैंसिल, तो 2rl ब्लैक हो जाएगा 4rl, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1/4πε0 2rl हो जाएगा 4rl, तो 3 × 12 कर देंगे p, तो ये बन जाएगा हमारा 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। क्लियर बच्चों, होल स्क्वायर। तो ये हमारा बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा न्यूटन प्रति कूलम और जो कि बिंदु O से P की ओर होगी, बिंदु O से P की ओर होगी। क्लियर बच्चों, अगर यहाँ पर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा हमारा q/4πε0 और इसको हम अंदर जो 2rl इसको तोड़ लेंगे 2l × 2rl तो बच्चों देखो q × 2l आपका p हो जाएगा और q × 2l आपका p हो जाएगा, q × 2l आपका p हो जाएगा, तो e = 1/4πε0। ये देखिए q × 2l को हम p कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। अब बच्चों जरा से एक बात और समझना, देखिए ये जो 2l की वैल्यू है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मेशन क्या होता है, HCl के अणु में इस प्रकार बहुत छोटी होती है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई एंगस्ट्रॉम में होती है, 2l की वैल्यू बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू स्मॉल r, बिकॉज़ बिंदु O से कितनी भी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हैं। तो बिंदु O से हम मान लीजिए सपोज 1 मीटर दूर पर देख रहे हैं, तो 1 मीटर दूर की अपेक्षा जो एंगस्ट्रॉम वाली दूरी है वो बहुत कम है, तो इसलिए 2l का वैल्यू बहुत कम है r से, तो हम यहाँ पर क्या है l की उपेक्षा कर सकते हैं। अतः r की तुलना में l की उपेक्षा करेंगे, तो उपेक्षा कर सकते हैं इसकी बच्चों। तो उपेक्षा करने पर ये क्या आएगा, ये हमारा बन जाएगा e = 1/4πε0 2p अपॉन r। यही होती है बच्चों किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा, इसे भी कह सकते हो, इसे भी कह सकते हो, जो कि ऋणावेश से वैद्युत द्विध्रुव की ऋणावेश से धनावेश की ओर, ये परमाणु की दिशा ये है। क्लियर, तो ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। क्लियर बच्चों, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं से हम इसको बंद कर रहे हैं बच्चों। तो कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। बच्चों ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे बच्चों, अगर आप आईटी से जोड़ी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चों फिर आगे के और ढेर सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको परेशानियां होंगी, और ऐसे बच्चे आगे की तैयारी सही तरीके से भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों जुड़े रहो हमारे यूट्यूब चैनल आयुष मंडे फिजिक्स से, और इसमें होती है रोज रात 9 बजे क्लास, रेगुलर वे पे पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उन चीजों का। तो बच्चों आयुष मंडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।